चलो तो आज हमें क्या पढ़ना है? जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन। जीवों में जनन क्या है, कोई बताएगा मुझे? हो सकता है, इसे देख के पढ़ना पॉइंट वाइज। जीवों में जनन, फर्स्ट पॉइंट, प्रत्येक केवल निश्चित समय तक जीवित रहता है। इधर प्रत्येक निश्चित समय तक जीवित रहता है। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म केवल निश्चित समय तक जीवित रहता है, यानी कहने का मतलब इसका ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव जंतु जिसका जितना काल है, जीवन काल है, वो उतना ही जीवित रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, चाहे हम ही क्यों ना हो, ह्यूमंस क्यों ना हो, हमारी 60+ पे ऑन द डेथ होगी, जाहिर सी बात है। अब एक बात याद रखना, उसने क्या बोला है कि कोई भी जीवधारी हमारा केवल निश्चित समय तक जीवित रहता है। तो निश्चित समय उसका लिखा पड़ा है कि इतने समय तक वो जिएगा, मरना है, जाहिर सी बात है। अब एक बात बताओ, अब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, सबकी आयु बंधी हुई है कि ये जनाब इतने पे ख़त्म हो लेंगे, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो जीव जंतु हो। ओके, सेकंड पॉइंट है, ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर उसकी नॉर्मल डेथ तक टाइम स्पैन कहलाता है, यानी जीवन काल कहलाता है। जीवन काल कैसे कह सकते हो? जैसे जन्म, कोई भी जीव जंतु ने या जीवधारी ने जन्म लिया, कोई भी जीव जंतु जीवधारी ने जन्म लिया, जन्म लेने के पश्चात जन्म से मृत्यु तक का क्या कहलाएगा? जीवन काल कहलाएगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालो जीवन। काल, हेड डालो जीवन काल। लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन, जीवन काल क्या है? और इसमें लिखो, किसी भी जीवधारी के जन्म से लेकर मृत्यु तक, किसी भी जीवधारी के जन्म से लेकर मृत्यु तक मृत्यु तक का समय जीवन काल कहलाता है। हमें बस छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है, ज़्यादा बड़ी चीज़ पे नहीं। जैसे ज़्यादा हमें याद नहीं रखना, इसमें सिर्फ जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या होगा हमारा? जीवन काल। लाइफ स्पैन हो गया हमारा। आगे बढ़े, आगे दे रखा है कुछ ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कम से कम 1 दिन या फिर इससे अधिक से अधिक कुछ हजारों वर्ष हो सकता है। अधिकतर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन इन दोनों रेंज में पाया जाता है। अब एक बात बताओ, कुछ जो जीवधारी होते हैं उनकी कुछ उम्र डिसाइड करती है कि 1-2 वर्ष में ही निपट जाएंगे, और कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं जिनका समय लगभग हजारों वर्ष हो सकता है। हजारों वर्ष कौन रह सकते हैं? सोचिए जरा। पेड़ पौधे रह सकते हैं, और कौन रह सकते हैं बताओ? अबे वायरस भी रह सकते हैं, हजारों वर्षों तक जीते हैं, क्योंकि ये डेथ फॉर्म में और आपकी लाइफ जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में, यानी जीवित में जीवित रहेंगे और मृत में मृत रहेंगे। माध्यम होना चाहिए इनके लिए। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हर एक जीवधारी के लिए एक निश्चित काल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं।
और जिसमें किसी किसी के लिए समय कम होता है, 1 या 2 दिन, 1 घंटे 2 घंटे का ही होता है, किसी किसी में हजारों वर्ष होता है, किसी में 1 साल होता है। समझ गए? सबका लाइफ स्पैन अलग अलग है। तुम ये नहीं कह सकते कि सर हम तो 60 साल तक जीते हैं, कुत्ता 60 साल तक क्यों नहीं जीता, वो 15 वर्ष पे क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि भैया वो उसका लाइफ स्पैन है। अब तुम कहोगे कि सर एक बात बताओ, हम लोग 1 साल में 1 बार बच्चे को रिप्रोडक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, नहीं करते 1 साल में? यहीं पर अगर किसी का क्वेश्चन बन जाए कि सर जो डॉग्स होते हैं वो साल में 3 बार करते हैं, क्यों 2 बार करते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ स्पैन अलग है, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल अलग चलेगी, अलग अलग मौसम के हिसाब से। हमारा साल में 1 ही बार है, क्योंकि जो हमारा बेबी डेवलपमेंट है ना वो 9 मंथ का है, 9 मंथ, 9 महीने का पीरियड। समझ गए? तो 1 साल ऐसे खींच जाते हो, तो ऐसे ही सबका अलग अलग होता है। समझ गए? अब यहां पर हम बात करेंगे आगे की बात। ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन का एक साइज और कोई संबंध नहीं है। जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में, मैंने अभी जस्ट बताया, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जीवधारी जिसका लाइफ स्पैन सबसे निर्भर नहीं करता, सबका अलग अलग है, यही बताया मैंने। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। पैरट और क्रो के साइज और अधिकतर अंतर नहीं होता, लेकिन इनकी लाइफ स्पैन में बहुत बड़ा अंतर है। यानी जो आपके कबूतर और आपका तोता, उसने कहा साइज डिपेंड नहीं करता उनके जीवन काल पर, कि अगर उसकी साइज ज्यादा है तो उसकी उम्र ज्यादा होगी, या साइज छोटी है तो उम्र कम होगी, ऐसा नहीं होगा। अब दोनों को देख लो, कबूतर है आपका और पैरट है, कबूतर और तोता। कबूतर और तोता, दोनों की लाइफ स्पैन में बहुत बड़ा अंतर है। तो ये दिखने में एक जैसे होते हैं, साइज भी एक जैसा होता है, फिर लाइफ स्पैन में इतना कैसे अंतर? तो यानी यहां पर हमारा जीवन काल है, जो लाइफ स्पैन है वो डिपेंड करेगा उनकी साइज पे, डिपेंड नहीं करेगा, सॉरी, उनकी साइज पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो। अब मैंने बोला उठ गया सपना, और तुम नीतू उठ गया, उठ गए। इधर अब सपोज दैट ये करो, अब ये है तो मतलब दोनों ह्यूमन यानी मानव है आपके, लेकिन एक बात बताओ, ये मोटी हैं और ये पतली हैं। अब एक बात सोचना, क्या इनकी उम्र में ज्यादा बड़ा अंतर आएगा? भाई है तो ह्यूमन, उम्र तो वही रहेगी ना, जो हमारी लाइफ स्पैन है 60+, वही रहने वाली है। तो यहां पर डिपेंड हमारी साइज नहीं करेगी हमारी उम्र को, डिपेंड करेगा आपकी जाति का सदस्य। समझ गए? ठीक है, जाओ अब आगे है पीपल ट्री। पीपल ट्री की तुलना में मैंगो ट्री की लाइफ स्पैन बहुत कम है। पीपल का पेड़ देखा है? पीपल का पेड़ और आम का पेड़ सबने देखा होगा। यानी जो पीपल का पेड़ होता है, उस पेड़ को देखो कितना पुराना हो जाता है, कितना बड़ा हो जाता है, उसकी जड़ें देखो कितनी दूर दूर तक फैल जाती हैं। यानी आपका जो पीपल का पेड़ है वो कितने वर्षों तक जीवित रहता है, और मैंगो का कितना कितना रहता है बताओ जरा। मेरे हिसाब से पीपल का करीब करीब 200 वर्ष। ओके, इसमें दे रखा है 200 से 300 वर्ष। अब 200 से 300 वर्ष तुम तो जीवित रहने वाले हैं नहीं हो, जो तुम आगे देखोगे, लेकिन हमें पता कैसे चलता है कि ये 200 वर्ष का हो गया, 300 वर्ष का हो गया? हम पता कैसे करेंगे कि ये पेड़ इतने साल का हो गया है? कैसे पता करेंगे? यस,
जब हम उस ट्री को काटते हैं, जब काटते हैं तो उसके अंदर रिंग, ऐसे रिंग बनी हुई निकलती हैं। ये रिंग बताती हैं कि ये कितने वर्ष का हो गया। ये क्या बताती हैं? कितने वर्ष का हो गया। ये लाइफ स्पैन होती है। तो सबसे ज्यादा यहां पर मैंने अभी यही बताया कि साइज डिपेंड नहीं करेगा कि इसकी लाइफ स्पैन क्या होगी, यहां पर डिपेंड करेगी उसकी जाति, यानी उसकी। अब देखना, मैंने अभी पीपल के पेड़ का उदाहरण लिया, पीपल है और इधर मैंगो है। मैंगो रहेगा वही 100-150 साल और पीपल का पेड़ 200-300 साल, बहुत अंतर हो गया ना। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे हम। लाइफ स्पैन चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऑर्गेनिज्म की डेथ निश्चित है। देखो भैया, मैंने अभी जस्ट पहले लाइन में बताया कि ऑर्गेनिज्म कोई भी हो उसकी मृत्यु निश्चित है। ये बात सब कहते हैं। सबसे बड़ा सच क्या है पता है? मैं मरूंगा। और सबसे बड़ा झूठ क्या है? कि मैं नहीं मरूंगा। बस इससे बड़े सच और इससे बड़े झूठ कोई नहीं हो सकते। जो हम झूठ बोलते हैं वो उनके आगे कुछ भी झूठ नहीं है। मतलब हम झूठ बोलते हैं ना मम्मी ना, हमारा ऐसा कोई चक्कर ना है, ये कोई झूठ नहीं है। झूठ तो ये है कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं, और बल्कि ये सबको पता है कि ये मरने वाला है, यानी सबसे बड़ा सच है, और ये झूठ बोल रहा है। समझ गए? यानी सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़ा सच यही है कि उसकी मृत्यु निश्चित है, इसे बदलने वाला कोई नहीं। चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, सबको मरना है। ठीक, आगे बढ़े। आगे दे रखा है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़कर कोई भी जीव इमोर्टल नहीं होता। इमोर्टल यानी अमर नहीं होता। अमर यानी सिंगल सेल जीव होते हैं ना आपके, एक कोशिकीय जीव, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिनिया, ये ऐसे जीव हैं आपके एक कोशिकीय हैं, सिंगल सेल्ड। और एक कोशिकीय जीव कभी मरते नहीं। समझ गए? तो ये अमर होते हैं। क्या होते हैं? अमर होते हैं। इनकी मृत्यु नहीं होती, तो इनको हम नहीं ले सकते इसमें। समझ गए? आगे बढ़े। आगे दे रखा है हजारों वर्षों तक प्लांट तथा एनिमल स्पीसीज कैसे इतनी विशाल संख्या में अर्थ पर उपस्थित है, रिप्रोडक्शन के द्वारा ये संख्या में उपस्थित है। देखो, इसने कहा है आपकी प्लांट एनिमल सेल हैं जिनसे हमारा विकास हुआ है, जिनसे हमारा विकास हुआ है, और ये चीजें ना हजारों सालों पहले से जिंदा हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है? अमर है, और बाकी चीजें निपटती हैं, खत्म। समझ गए? यानी हमें पता है कि सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म है वो अमर है। तो तुम में से कौन बनना चाहेगा सिंगल सेल? तुम सिंगल सेल नहीं बन सकते, सिंगल पसली तो बन सकते हो। ठीक है ना? आगे देखते हैं। आगे दे रखा है रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म अपने समान एक छोटे ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। अब आता भैया हमारा जनन, रिप्रोडक्शन क्या है? जनन। ये ऐसी एक छोटी सी पद्धति है जिसके द्वारा हम नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। नए ऑर्गेनिज्म यानी नए जीव को जन्म देते हैं, अपने आप से एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। क्या करते हैं? एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा बेबी डेवलपमेंट कर देते हैं। ये क्या होता है? अपना रिप्रोडक्शन, जनन। समझ में आया? जनन क्या है? कोई भी जीवधारी अपनी संतति को निरंतर बनाए रखने के लिए जनन करता है। क्या ये याद रहेगा? कहो हाँ। हाँ, चलो आगे देखते हैं। ऑफ स्प्रिंग ग्रो करता है तथा आपके मेचर होता है तथा फिर न्यू ऑफ स्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करता है।
इस प्रकार बर्थ, ग्रोथ तथा डेथ एंड साइकिल चलती रहती है। यानी जो बच्चे ने जन्म लिया वो बड़ा हुआ फिर जवान हुआ, जवान होके वृद्ध हुआ, वृद्ध होने के बाद मर गया, लेकिन उसके बीच में उसने 2 काम किए। पूरी जिंदगी में क्या करने के लिए आता है, किसी ने सोचा है? ये पैसा ना कमाना, ये तुम्हारे दिमाग की भावना है कि पैसा कमाने के लिए आते हैं, लाइफ का ऐशो आराम करने के लिए आते हैं। आपको लगता है कि हम खाना खाने के लिए आते हैं? क्या आपको लगता है कि हम सोने के लिए आते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक काम करने के लिए आते हैं, चाहे करो या मत करो। अगर करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे भाड़ में जाओ। सबसे पहला काम एक ही काम है, बस रिप्रोडक्शन करने के लिए आते हैं, अपनी संतति को बनाए रखने के लिए, बस और कुछ नहीं। और उस संतति को बचाए रखने के लिए हम पैसा कमाते हैं, पढ़ते हैं, एजुकेटेड बनाते हैं। यानी हमारा जो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो योगदान है सिर्फ रिप्रोडक्शन को, अपनी संतति को बचाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं, जनन करते हैं। तो हेडिंग डालोगे जनन। लिखो लिखो इसमें कोई भी जीवधारी अपनी संतति को बचाए रखने के लिए एक नए अपने समान जीव को जन्म देता है। जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अब आता है जीवन चक्र। हेडिंग डालो जीवन चक्र। लाइफ साइकिल। आपकी लाइफ साइकिल में हो क्या रहा है? क्या क्या हो रहा है? क्या क्या जोलमाल करा रखा है अपनी लाइफ में तुमने? कछू ना? अच्छा बहुत कछू है। ओ छुपा रस्तम बैठे हैं यहाँ पीछे। बाप रे बाप, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। होगा, बहुत कुछ होगा। रिप्रोडक्शन करेंगे, चिंता मत करो, अपनी पीढ़ी को निरंतर बनाए रखने के लिए, है कि नहीं? चलो आगे देखते हैं। लिखो इसमें लाइफ साइकिल में जनन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जनन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। देखो ये मैं हिंदी और इंग्लिश का मिक्सअप इसलिए चलाता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि बेटा अगर तूने बायोलॉजी ली है तो इंग्लिश आनी चाहिए। और मैं तुम्हें एक बात सच बताऊं, कसम से आज इतना बड़ा हो गया, मैंने लाइफ में बस क्लास 6 में शायद प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इतना पढ़ पाया था, और अन्ना था आज तक मैंने कभी इंग्लिश पे कभी ध्यान नहीं दिया, ना कभी मैंने पढ़ा, ना मैंने कभी कोचिंग ज्वाइन की, ना कभी कुछ किया। इंग्लिश के लिए मैंने कुछ नहीं किया। और सब लोग मुझसे यही कहते हैं कि तेरे लिए इंग्लिश बहुत जरूरी है जब बायो लिए। तो पता है मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान इंग्लिश सीखने के लिए दिलीप गंगवार का रहा।
दिलीप गंगवार कौन है? इन्होंने एक बुक लिखी है बायो की, दिलीप गंगवार ने, जिसे हम सिंप्लीफाइड के नाम से जानते हैं। उसमें सारे वर्ड कुछ ऐसे लिखे पड़े हैं पॉइंट्स के रूप में कि सिर्फ और सिर्फ हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों का मिक्सर मिल जाता है। तो लोगों को जैसे अब देखो, ये तो है नहीं है हाउ आर यू, आई एम फाइन, ऐसे करके कोई इंग्लिश बोलेगा भाई थ्रू आउट इंग्लिश बोल रहा है, ऐसे बहुत अच्छे से इंग्लिश आती है, नहीं। बोलते बोलते कहीं ना कहीं आप थोड़े थोड़े वर्ड का यूज कर दें इंग्लिश वर्ड का बोलते टाइम। और भाई क्या कर रहे हो, कभी कभी अपनी लाइफ में हमें बता दिया करो, मतलब एक लाइफ का वर्ड हमने इंग्लिश में जोड़ दिया। अगर हम बोलते अपने जीवन काल के बारे में बता दिया करो तो ये प्योर हिंदी हो गया। अगर अभी मैं इसमें बोल दिया अपनी लाइफ के बारे में बताओ यार क्या चल रहा है, यानी उससे सामने वाले बंदे को पता चला कि यहाँ थोड़ा भाई पढ़ा लिखा है, इसने इंग्लिश में बोला, कुछ वर्ड इंग्लिश के ऐड करो, थोड़ा अच्छा लगता है। तो इंग्लिश ऐसे नहीं सीखी जा सकती कि रट लो, इंग्लिश को थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस में लाओ, बोलने के रूप में, बात करने के तरीके में, बस ज़्यादा नहीं। बाकी वर्ड तुम हिंदी के चिपका दो, बस थोड़ा एक दो मटेरियल इंग्लिश का जोड़ दो, एक दो इज है हमारा, छोटे छोटे जो तुम्हें हमेशा याद रहते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में, आज बार हेड है, समझ गए, जो हमें आते हैं, बस ज़्यादा नहीं। अब वो ऐसा मत करना कि एक कहानी थी कि भैया क्या ढूंढ रहा है, नौकरी ढूंढ रहा हूँ, कि चल नौकरी मैं दिलवाऊंगा तुझे, बस कुछ नहीं यस और नो में जवाब देना है, यस या नो, कि इंग्लिश आनी चाहिए, यस या नो आती है, हाँ यस नो कर दूंगा। अब वो क्वेश्चन पूछते गया यस सर, क्वेश्चन पूछा नो सर, क्वेश्चन पूछा यस सर, यानी उसने सब क्वेश्चनों के जवाब यस या नो में दिए। और यस या नो में क्यों दिए, उसने जो ले गया ना, उसने ये कहा कि सर ये जो जवाब देगा इसे ज़्यादा इंग्लिश आती है और आप इसकी इंग्लिश समझ नहीं पाएंगे, तो कृपया ऐसे क्वेश्चन पूछना है जो यस हाँ या ना में हो, ताकि आप इंग्लिश समझ सके। अभी तुमने कोई टॉपिक पूछ लिया इतना लंबा सा, ये इंग्लिश में सुनाएगा तुम्हारी, तो हो गया काम, इसे इंग्लिश इतनी जोर से आती है। तो भैया उसने पता है क्या किया, क्वेश्चन ऐसे टॉपिक ऐसे रखे यस या नो में जवाब देना पड़े, और सारे क्वेश्चन तुक्के में सही हो गए, उसकी नौकरी लग गई। यानी कहने का मतलब ये नहीं है कि मतलब दो ही जवाब है हमारे पास, यस या नो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। जीवन चक्र में लिख रहे थे, लिखो आपका जनन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी जीवधारी वृद्धि करता है, वृद्धि करने के पश्चात जवान होकर अपने आप से नए जीव को जन्म देता है और मर जाता है। और क्या होता है, मर जाता है। क्या कहलाता है, जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। यानी तुमने कभी उसे देखा है, ये होता नहीं है, क्या कहते हैं उससे, बिच्छू की जो मदर होती है वो अपने बच्चों के लिए खाना नहीं कर पाती है, तो वो अपने आप को खिलाते खिलाते मर जाती है। यानी उसने अपनी लाइफ में कौन सी नौकरी की, अपने बच्चों को रिप्रोड्यूस करने के लिए, वृद्धि कराने के लिए, अपने बच्चों को बचाए रखने के लिए अपने आप को भोजन बना दिया उसने। यानी जो लोग ये सोच रहे हैं कि पढ़ाई जरूरी है, रिप्रोडक्शन,
तो तुम रिप्रोडक्शन के लिए ही पढ़ रहे हो, तुम ना रिप्रोडक्शन के लिए ही पढ़ रहे हो। तुम्हारे पापा क्यों पढ़ा रहे हैं तुम्हें, कभी सोचा है? हमारे बच्चे बेहतर लाइफ जिए और इन्हें अच्छी चीजों का ज्ञान हो, ये गलत रास्ते पर ना जाएं। अगर पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे तो ये अच्छी बातें समझेंगे। इनका क्या है, जो गंवार होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, वो उल्टी सीधी हरकतें, उल्टी सीधी हरकतें, इधर उधर गलियों में भागना, गाड़ियों में रेस देना, अपने आप को स्टाइल मारना कि भाई हम भी किसी से कम नहीं है। समझ जाना कि वो गया काम से, कि वो उसे मतलब स्कूल का मुंह भी नहीं देखा उसने। ऐसे बंदे वो होंगे। और जो पढ़े लिखे होंगे, जो अच्छे होंगे, वो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट देखते हैं। क्यों देखते हैं? कि उन्हें ज्ञान ही यही दिया जाता है कि बेटा ये बैड मैनर्स हैं। और कोई भी चीज लगातार प्रैक्टिस में ली जाए, कोई भी चीज लगातार प्रैक्टिस में, अगर लगातार प्रैक्टिस में ली जाएगी तो समझ लेना, ये समझ लेना कि वो आगे उसके नेचर पे प्रभाव डालेगी। जैसे लोग बोलते हैं जैसी संगति वैसा असर, बोलते हैं। अभी तुम पढ़ने वाली संगति करोगे तो अपने पढ़ने वाले दोस्त बनाओगे या गंवार बनाओगे? अपने कोचिंग के दोस्त बनाओगे, अपने स्कूल के दोस्त बनाओगे, जो आपके फेवर में आपके साथ बैठते हैं। ये तो नहीं है कि गांजा सिगरेट फूंक रहा है, गाली गलौज दे रहा है, आप उसे जानते नहीं, उसे भी दोस्त बना लो जाके। अब भाई हम क्या जाने उसे, वो कौन है, कहाँ से आया है, समझ गए? हमें बस इतना पता है, पढ़े लिखे हैं, हमारे सर जो ज्ञान देते हैं वो ये कहते हैं बेटा अच्छा और बुरा कोई भी काम है, कोई भी काम है। अब ये डिपेंड करता है आपके दिमाग के ऊपर कि आप कैसा करते हैं। हम बता रहे हैं आप अच्छे रास्ते पर चलो। किस पे चलो? अच्छे रास्ते पे चलो। अच्छे रास्ते पे चलोगे, जीवन बहुत सरल हो जाएगा, समझ गए? और कठिन रास्ते पे चलोगे, आपको ऑन द स्पॉट उठा लिया जाएगा। यानी नेचर के विरुद्ध जो भी चलता है उसे मरना पड़ता है। 5 तत्व हैं आपके, मृदा, जल, वायु, अग्नि, और क्या होता है वे? आकाश होता है। फिर से काउंटिंग करो, मृदा, जल, वायु, अग्नि, हैं? जयप्रकाश नहीं। बोलो। हैं? बता बता। एक तो मृदा हो गया, मृदा, अरे भगवान से जोड़ लो ना। नहीं नहीं नहीं, जल, उसमें आ जाते हैं 5। मृदा, जल, मृदा, जल, हाँ वही गगन आकाशी होता है। आकाशी होता है ना? आकाशी होता है। हाँ, वहां से करंट जनरेट होता है, करंट। मैंने एक मूवी देखी थी, मूवी बहुत देखता हूँ, पता है क्यों? उसमें भी यही 5 तत्वों के बारे में बताया गया था। तो उसमें भी वृत्तियों की जो मृत्यु होती है वो 5 तत्वों से ही होती है। या तो पानी की वजह से हो जाती है, या मिट्टी में दब के मर जाता है, या हवा में लटक के मर जाता है, या आग में जल के मर जाते हैं, समझ गए? तो ये चीजें क्या है? 5 तत्व। जैसे हमने अपनी प्रजाति पे देखा कि डायनासोर्स की प्रजाति ज्यादा वृद्धि कर गई, वो पढ़े लिखे तो थे नहीं, अब पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्होंने रिप्रोडक्शन ज्यादा किया। जब रिप्रोडक्शन ज्यादा किया तो संतति ज्यादा बढ़ी, और संतति ज्यादा बढ़ी तो अर्थ ने अपने आप में अडेप्ट नहीं कर पाई। ये एक घर है, इस घर में वही लोग रह सकते हैं जितने रह सकते हैं। अगर इसकी कैपेसिटी 10 की है तो 10 रह सकते हैं, इसमें 20 करोगे तो कैसे हो जाएंगे? तो पृथ्वी एक हमारा घर है, और उस पर आपके डायनासोर्स की संख्या अधिक हो गई, डायनासोर्स की। अब डायनासोर्स की ज्यादा हो गई तो उन्हें ऑक्सीजन मिलना कम हो गई, खत्म। वो कहते हैं ना, कोई अगर ज्यादा उद्यम करे, कोई ज्यादा लड़ाइयां करे तो लोग कहते हैं ज्यादा उभरा हुआ है, मारा जाओ जी, जी मारा जाओ, पक्को मारा जाओ। और होता है ऐसा,
जो सही से चल रहा है वो चलता रहता है, लेकिन जो भी ऑड एंड इवन जाता है उसे मार दिया जाता है या मरवा दिया जाता है। मृत्यु बहाना लेती है, चाहे तो आप नेक थोड़ी सी ठोकर खाते ही मर जाए, समझ गए, मरना निश्चित है। आगे हमारा क्या है, रिप्रोडक्शन इस प्रकार से स्पीशीज और कम्युनिटी को जनरेट आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखता है। आपका जो जनन है वो आपको क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आपको लक्षणों को निरंतर बनाए रखता है, समझ गए। अब आगे देखते हैं, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में एक लार्ज डाइवर्सिटी पाई जाती है। बायोलॉजिकल वर्ल्ड में यानी आपकी जीव विज्ञान काल में एक ऐसी क्या कहते हैं डाइवर्सिटी, यानी आपके छोटे छोटे जीव इतने सारे पाए जा रहे हैं। शायद आप जानते हो कि 84 लाख जोनियां बोली जाती हैं, समझ गए, 84 लाख, यानी इतने जीवधारी आपके पंडित जी लोग बताते हैं ना। तो उनके हिसाब से तो है ना, अगर साइंटिस्ट अगर बायोलॉजिकल के आधार पर देखा जाए तो बहुत बड़ी आपकी जो डिसेंटिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा, इंसेंटिसिटी, हाँ इंसेंटिसिटी ये बोलते हैं। अब ये क्या है, लार्ज अमाउंट, बहुत ज्यादा जीवधारी, ओके क्लियर रहेगा। अब आगे है, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले मल्टीप्लाई करने वाले तथा मैकेनिज्म है। जो भी आपके ऑर्गेनिज्म है, जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव जंतु जीवधारी हैं, जितने भी, वो सब में मैकेनिज्म है ऑर्गेनिक, मल्टीप्लाई करने का, द्विविभाजन करने का, यानी एक से दो होने का, सब में गुण है। ये क्या है, एक मैकेनिज्म है, गुण होता है, ओके। इसके बाद है जिसे वो ऑफस्प्रिंग में उत्पन्न करता है। और ऑर्गेनिज्म किस प्रकार का रिप्रोडक्शन करेगा, जिससे हैबिटेट, इनहेरिटेंस और आपके फिजियोलॉजिकल तथा अन्य फैक्टर के साथ डिपेंड करता है। अब रिप्रोडक्शन पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्गेनिज्म नंबर ये दो प्रकार के होते हैं। आपके जो मैंने कल बताया था, आपको अगर याद हो तो, रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, जनन दो प्रकार का होता है। अब हेडिंग डालो, जनन दो प्रकार का होता है। नंबर एक हेडिंग डालो, अलैंगिक जनन। देखो अलैंगिक जनन क्या है। अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक यानी लैंगिक नहीं होने वाला, आ लगा दिया तो लैंगिक नहीं होगा ये, यानी जो भी जीवधारी अकेले नई संतति का निर्माण कर दे, सिर्फ अकेला, वो क्या होगा, अलैंगिक जनन। अकेले कैसे निर्माण होगा भैया, अकेले कैसे होगा, होता है नहीं। माना कि तुमने सही बोला कि एक जीव में नर और मादा दोनों में एक ही होंगे, जैसे केंचुआ, नर और मादा दोनों पाए जाते हैं एक ही भाग में। फूलों में भी पाया जाता है, जितने पुष्प हैं उनमें पाया जाता है, नर का भाग अलग होता है उसी में, और उसी में होता है आपका मादा का भाग। लेकिन मैं बोल रहा हूं सिर्फ और सिर्फ एक जनक द्वारा जो संतति उत्पन्न होती है अलैंगिक जनन कहलाता है। सिंपल, एक जनक द्वारा, उसमें दो जनक आ ही नहीं रहे, दो लोगों का योगदान है ही नहीं, सिर्फ अकेला। मैं अकेला
एक नई संतति का निर्माण कर दूं तो ये क्या हुआ, अलैंगिक जनन। मैंने लैंगिक नहीं किया। लैंगिक जनन के लिए 2 पार्टनर्स की जरूरत होती है मुझे। अलैंगिक जनन में सिर्फ और सिर्फ बनाए जाते हैं और होते भी हैं। हाँ, अमीबा से हो जाता है, वो अपने आप में 2 विभाजन कर जाता है। बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। ये कोशिकी जीव हैं, ये अपने आप को मल्टीप्लाई करके 1 से 2 हो जाते हैं, इन्हें जरूरत नहीं है। समझ गए? जैसे आपकी मधुमक्खी, उसे नर की जरूरत ही नहीं है। वो क्या है, अलैंगिक जनन। वहां लिखा जाता, अगर याद हो तो मैं एक लाइन दी थी मैं, यह अलैंगिक जनन होता है। याद आया? जो आपकी मधुमक्खी थी उसे नर की सिर्फ जरूरत किस लिए पड़ती है, एक रानी मक्खी के लिए पड़ती है, वरना उसे मरवा देती है और बाकी जितने भी बच्चे हैं वो बगैर लैंगिक जनन के अलैंगिक जनन करती है। तभी तो वो नॉन फर्टाइल होते हैं। नॉन फर्टाइल यानी आपके वे 2 विभाजन नहीं कर सकते, वो नई संतति को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, किन्नर कहे जाएंगे वो लोग। समझ गए? अब आगे बात करें हम, लिखो इसमें अलैंगिक जनन में, जब संतति की उत्पत्ति जब संतति की उत्पत्ति जब संतति की उत्पत्ति एक जनक द्वारा होती है इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। साफ करने वाला कपड़ा देना भाई, मिल गया। मान के चलो ये अमीबा है, ये कोई अमीबा है, अमीबा की कोई कोशिका है। यहां से ये 1 से 2 कैसे होंगे, अपने आप को विभाजित करेगा। अपने आप को क्या करेगा, यानी यहां पर ये स्थिति चलेगी। अभी ये है ना, ये ऐसे करके ऐसे करने लगेगा, फिर ऐसे करके ऐसे, और फिर ऐसे करके अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेटली अलग अलग। यानी 2 अमीबा की कोशिकाएं बन गई। अब ये बड़ी होंगी, वही अपना सिस्टम। अब मैं ऐसा उल्टा फुल्टा क्यों बना रहा हूं अमीबा, क्योंकि इसकी आकृति निश्चित नहीं होती। इसने अपने आप से 1 से 2 हुए, कैसे, इनने अपनी मेम्ब्रेन को पिचकाया बीच में से, क्योंकि उसे केंद्रक अलग करना था। केंद्रक को 2 भागों में डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद वो बड़ा हुआ, फिर से यही काम, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, आपके 2 विभाजन होते चले गए। तो विभाजन कैसे हुआ, सिर्फ अलैंगिक जनन। तो मैं से लक्ष्मी उठ गया, जल्दी आओ, आओ जल्दी, हाँ तो सही। हाँ तो सही, दिव्या तुम आओ। कैसी बात करती है, खड़ी हो। अब एक बात बता दूं अलैंगिक जनन के लिए, ये एक अकेली, तुमने क्रिस 3 मूवी देखी है, उसमें काल को बनाया जाता है। तो काल को सिर्फ और सिर्फ किससे बनाया जाता है, किससे बनाया था मैंने पूछा, उसके पापा के डीएनए से, डीएनए से। अब एक बात बता दूं, इनके डीएनए से अगर नई जीव की उत्पत्ति करनी है तो इनके डीएनए को लूंगा, इनके डीएनए को। और एक बात याद रखना, शक्लें भी मिलती जुलती होंगी, लक्षण भी वही होंगे, कुछ भी अलग नहीं होगा तुम ऐड नहीं करोगे तो। यानी वो वाला सिस्टम, हम चलते हैं पंडित जी की तरफ,
अब थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए पंडित बन जाता हूँ मैं, ठीक है, मैं पंडित हूँ नहीं, मैं बन जाता हूँ। बुरी लग रही है तो बता देना मुझे। पंडित जी कहते हैं कि भोले बाबा जी ने क्या किया था, अपनी एक जटा में से ऐसे करके उखाड़ के ऐसे एक नया भैरव बाबा बना दिया। यानी उन्होंने एक नए जीव की उत्पन्न की। यहां से इनका हाथ करो अपना, चाहे मैं इनकी कोशिका नेल से लूं, चाहे हेयर से लूं, चाहे इनके ब्लड से लूं, किसी से लूं, यानी इनके अंग से। जैसे पार्वती ने अपने शरीर की त्वचा से बनाया था गणेश जी को, वो भी आपका अलैंगिक जनन था। यानी इनकी बॉडी से एक नए जीव का फॉर्मेशन किया, नए जीव का, इनकी बॉडी से एक नए जीव का फॉर्मेशन कर दिया बगैर किसी दूसरे के। तो ये क्या हुआ, अलैंगिक जनन। चलो, सिर्फ और सिर्फ अलैंगिक जनन याद रखना है हमें। एक जीव द्वारा ही अलैंगिक जनन होता है, दूसरे के द्वारा नहीं होता। आगे लिखो। हाँ, इसी में ये जनक आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। ये जनक आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। इस प्रकार की समान संतति क्लोन कहलाती है। क्या कहलाती है, क्लोन। यह जनन निम्न प्रकार से होता है। नंबर पॉइंट डालते जाना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ज्यादा डिप्ली नहीं कराना, हमें सिर्फ और सिर्फ लिखना है बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के लिए। नंबर 1, विखंडन। विखंडन में लिखो, विखंडन 2 प्रकार का होता है, द्विविभाजन तथा बहुखंडन। विखंडन 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका द्विविभाजन और बहुखंडन। द्विविभाजन यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ओके। खंडों में टूट टूट के, जैसे मान के चलो गन्ना, मान के चलो मेहंदी, मान के चलो गुलाब, काट काट के पीस लगा दो, नए जीव का उत्पादन हो जाता है। ये क्या है, एक कोशिकी है, सॉरी ये कोशिकी नहीं, कोशिकी तो उसमें अलैंगिक, सॉरी अलैंगिक जनन। यानी मेहंदी का है, केले का है, आपके केले में देखा है उसकी जड़ को काट काट के लगा दो, सारे केले हो जाते हैं। तो ये खंडन, खंड कर करके। गन्ना है, खंड कर करके, तो ये खंड हो गए। अच्छा, अब है दूसरा है बहुखंडन हो गया। अब आगे है मुकुलन। मुकुलन लिखो, दूसरा पॉइंट। ईस्ट कवक एक कोशिकी जीव है। ईस्ट कवक एक कोशिकी जीव है जो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं। अब देखो भैया मुकुलन क्या है। कवक फंजाई, फंजाई,
फंजाई कवक ही होती है, इंग्लिश में होती है। अब देखो जरा इसे, ईस्ट बोला मैं, मैदे में लगा के ब्रेड टोस्ट फुलाने में किया जाता है, तो उसने भी उसमें तो विभाजन करके बहुत सारी संख्या में फैल गया ना, किया कि नहीं किया, मुकुलन किया उसने। अगर क्वेश्चन आ जाए एक नंबर में कि ईस्ट कवक क्या करता है, तो मुकुलन करता है। ये क्वेश्चन नीट में भी पूछे जाते हैं। हाइड्रा भी होता है, वो अलग होता है, समझ गए। अब आगे है हमारा अगला पॉइंट है खंडन। वही खंडों में टूट टूट करके खंडन, जैसे गन्ने को लिया अभी हमने, खंडन हुआ। अब उससे आगे है हमारा, देखो अब आते हैं प्राकृतिक कार्य की प्रवर्धन। प्राकृतिक जैसे कंद, सल्ककंद, प्याज, प्याज होती है, किसी की सहारा लेती है, अपने आप उगती है ना। अच्छा, आगे है प्रकंद, आपका अदरक, सुन लो बस, समझ लो, ज्यादा नहीं देना। प्रकंद यानी आपका अदरक। उसके बाद है आपका कंद, कंद होते हैं आपके आलू में, छोटे छोटे कंद। अब एक बात याद रखना, उसमें आलू को काट काट के तुम उगा सकते हो, उगाया है, क्योंकि उसमें उगने के लिए कंद पाए जाते हैं छोटे छोटे, जो घेरे से देखे हल्के हल्के, वो कंद। ठीक है, आगे है आपका अंतःभूस्तरीय। देखो कुछ कुछ, जैसे केले का मैंने अभी बताया उदाहरण, भूमि के अंदर वाली जगह, ऐसे हमारे कई सारे हैं। आपकी पत्तियों द्वारा भी होते हैं, पत्तियों द्वारा जैसे, अब ये इतना डीपली अगर पढ़ना है तो नीट की तैयारी के लिए, अभी तुम्हें बस इतना याद रखना है कि हमें बोर्ड के एग्जाम देने हैं। तो पत्तियों से पौधों का निर्माण होता है। जैसे कोई भी प्रजाति नष्ट होने वाली है पौधों की, कोई भी प्रजाति, अब पौधों की प्रजाति नष्ट होने वाली है तो याद रखना, उसके पत्ते या उसकी राख जल गई या उसकी लकड़ी या उसकी एक कोशिका को निकाल करके प्रिजर्व कर लिया जाता है, और आने वाले मौसम में उसे उगा करके उसी पौधे को बना करके तैयार कर दिया जाता है। किससे किया? एक कोशिका से। एक कोशिका से किया, क्या किया? अलैंगिक जनन किया ना, किया ना। तो ऐसी पौधों का निर्माण होता है। तो पत्ती से भी हो सकता है, स्टेम से भी हो सकता है, फल से भी हो सकता है, बीज से भी हो सकता है, जड़ से भी हो सकता है, किसी से भाग से किसी भी पौधे का निर्माण किया जा सकता है कि ये कि अलैंगिक जनन होगा। क्या होगा? अलैंगिक जनन। आगे आगे बढ़ते हैं। दाव लगाना, जैसे आपकी घास होती है, जहां जहां जमीन से स्पर्श करती है वहीं वहीं उगती जाती है, काट के डाल दो वहीं उग जाएगी, होता है। अच्छा, आगे है रोपण द्वारा। कुछ कुछ चीजें रोपण की जाती हैं। तुमने देखा होगा कि पेड़ को बीच में से काटा, काट के और दूसरे पौधे को उसमें ऐड कर दिया और टैपिंग कर दी, वो उग गया और उसकी जड़ें विकसित हो गई, उसे उठा कर कहीं पे लगा दिया। ये होता है रोपण। ओके, आपका कायिक जनन हुआ ये। अब देखते हैं भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। अब आ गया लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में क्या है? इसमें दो पार्टनर्स की जरूरत होती है। दो जीवधारी अपना योगदान देते हैं, तब एक नई संतति को उत्पन्न करते हैं। दो जीवधारी, आपकी शादी कराई जाती है तो दो जीवधारी हो गए, होगा कि नहीं होगा? मेल एंड फीमेल, नर और मादा, दोनों की जरूरत पड़ेगी हमें। किसकी जरूरत पड़ेगी? दो लोगों की जरूरत लैंगिक जनन के लिए। चलो लैंगिक जनन के लिए देखते हैं कुछ हमें अच्छा मिल जाए तो। देखो ये बोल रही है हमारे से, दो प्रकार के युग्मकों के निर्माण व संचलन तथा समेकन
के द्वारा एक नई जीवधारी का निर्माण किया जाता है लैंगिक जनन कहलाता है। दो अगुणित युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। नर और मादा दोनों द्विगुणित होती हैं। 2n 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 क्या है? 23 जोड़े, याद आया? 23 2 46 46 गुणसूत्र वाले होते हैं, द्विगुणित होते हैं। ये अर्धसूत्री विभाजन करते हैं। क्या करते हैं? विभाजन करने पर क्या बचेगा इन पर? n। अब ये क्या करेंगे? क्रॉस, क्या हो जाएगा? यानी द्विगुणित कोशिका का निर्माण करते हैं। यही बोला मैंने अभी। मैंने क्या बोला? फिर से बोलो। दो प्रकार के युग्मक, दो प्रकार के युग्मक, नर और मादा, दोनों के युग्मक 2n 2n। और 2n 2n कैसे बोल रहा है? ये बोल रहा है, देखो, संलयन अथवा समेकन के द्वारा जीवधारी का नया निर्माण क्रिया कहलाती है, वो लैंगिक क्रिया कहलाती है। दो अगुणित युग्मक, दो अगुणित, ये गुणित थे, ये अगुणित हो गया, अगुणित, दो अगुणित, कहां गया वे? दो अगुणित युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज मैं जानता हूं कि जायगोट को कहते हैं, तो मैंने बताया ये जायगोट है। यानी दो अगुणित कोशिकाएं, दो अगुणित कोशिकाएं संलियित होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करती हैं। अगर ये चीज तुम्हें याद है तो लैंगिक जनन याद है। दो अगुणित कोशिकाएं द्विगुणित संलियित होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करती हैं, क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। हो गया हमारा लैंगिक जनन खत्म। फटाफट से इसे छापो और अपने लिखो इसमें। अरे बना ले तो फिर लिख ले, फिर लिख ले, बस बना ले, तेरी मर्जी है। कद्दू छुरी के ऊपर गिरे या कद्दू के ऊपर छुरी गिरे, कटना कद्दू को ही हो। अपने आप से लिखो, अपने आप से लिखोगे तभी तो पता याद रहेगा। ये अगुणित कोशिकाएं हैं जो द्विगुणित होकर के नए युग्मनज का निर्माण कर रही हैं। अब तुम देख लो कैसे लिखना है। लिखना है ऐसा कि मतलब सामने वाले को देखने में अच्छा लगे, राइटिंग नहीं, लिखा हुआ। हमारी तो ए लग गई। अरे कैसे लिखेगा बतावे? अरे जल्दी हैं, लिखा है सो हम देख के लिख लें।
हो गया? इसमें आगे लिखो, नर व मादा के संलयन की प्रक्रिया, नर व मादा के युग्मकों की, सॉरी, नर व मादा के युग्मकों की संलयन अथवा समेकन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। अब एक बात इधर देखो, अभी मैंने बोला अगुणित कोशिकाएं संलेत होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करती हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। मेरे पास 2 पेज हैं, ये मैंने गोल गोल कुछ बनाया है, अभी बताऊंगा क्या बनाया है, सब्र करो। और ये भी कुछ है, ये 2 चीज है, अब यही समझने वाले हम। नर में बनते हैं स्पर्म, शुक्राणु। क्या बनते हैं? शुक्राणु। दिखने में होते कैसे हैं? 3 खंडों में बटा होता है। मादा में बनते हैं ओवा, जिन्हें क्या बोलते हैं? अंडाणु हिंदी में। ओवा कैसा होता है? गोल। ओके, तो ये जो गोल वाला भाग है, ये जो गोल वाला भाग है, ये ओवा है, अंडाणु है। ये एक मादा का अंडा है। क्या है ये? मादा का अंडा। अब एक बात याद रखना, ये क्या है? स्पर्म। ये लड़के का भाग है, ये मादा युग्मक कोशिका, ये नर युग्मक कोशिका। एन एन एक दूसरे के पास जाएंगे और जाने के बाद ये स्पर्म इसे निषेचित करेगा। इसे निषेचित करने के बाद इसके अंदर एंटर कर जाएगा और ये इसकी पीछे वाली जो पूंछ है उसे तोड़ करके अलग कर देगा। अलग कर दिया और ये इसमें अंदर एंटर कर गया। एंटर कर गया और एंटर करने के बाद इसने अपनी कोश अंदर का जो प्लाज्म था भरा, इसके अंदर एक प्लाज्म भरा होता है जिसे हम क्रोमोसोम पदार्थ कहते हैं। और उस क्रोमोसोम पदार्थ को छोड़ दिया, उसमें केंद्रक संलित हो गए। तो ये जो मैंने अभी जो काम किया, इसे ऐसे संलित किया, ये प्रक्रिया थी निषेचित करना। क्या करना था? निषेचित करना। निषेचित मान के चलो इसे मुझे भेदना है, तो ये क्या करना है? निषेचन। समझ में आया? निषेचन कि निषेचन क्या है? तो ओवा और जो आपके स्पर्म दोनों के संलयन की प्रक्रिया, यानी दोनों कोशिकाओं युग्मक कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। अब ये संलयन तो होकर के अंदर 1 से 2 कोशिकाओं में डिवाइड होने से लगा, जो क्या फॉर्मेशन करेगा? 2n जायगोटिक। एक एन ये रही, एक एन ये रही, दोनों मिल गई, क्या हो गई? 2n। क्या हो गई? 2n। तो 2n क्या है? जायगोटिक सेल, पहली मदर सेल, मां सेल। ओके, अब यहां से क्या हुआ? नए बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट। एक ओवा तक स्पर्म को पहुंचने के लिए कुछ आवर्त काल लगता है, वो भी पढ़ेंगे। एक बात मैं बता दूं, रिप्रोडक्शन कोई नहीं पढ़ाता। अब बोल देते हैं गांव में टीचर कि जाके अपने कॉपी से देख लेना, घर पे पढ़ लेना, टिक लगा लेना, रिप्रोडक्शन कोई नहीं पढ़ाएगा। और मैं जो पढ़ा रहा हूं वो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं किताबी लैंग्वेज में। ओके, अभी मैं इसीलिए टीचर पढ़ाते नहीं है कि वो गंवारू भाषा में बताएंगे। समझ गए? बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, बड़ी बड़ी अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, वहां पर पढ़ाए जाते हैं। लेकिन अपने गांव की बात नहीं कर रहा मैं, अपने गांव की स्थिति खराब है। यहाँ पे तो टिक लगा के काम होता है हर एक चीज में। टिक लगाया और क्वेश्चन मार्क। समझ गए?
ये मेरा आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है और आपके रंजीत सर इंतज़ार कर रहे होंगे, स्पीड में जाइएगा।